नमस्कार। दिल्ली सल्तनत की कहानी के दूसरे भाग में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने खिलजी वंश के अंत पर बात खत्म की थी, तो आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे सल्तनत के आखिरी 3 बड़े राजवंशों तुगलक, सैयद और लोदी की दिलचस्प दास्तां। तो चलिए दिल्ली के इतिहास के इस नए पन्ने को पलटते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी शक्तिशाली तुगलक वंश की। फिर हम मिलेंगे इतिहास के एक बहुत ही अनोखे सुल्तान से। उसके बाद हम देखेंगे सुधार और निर्माण का एक नया दौर। फिर कहानी पहुंचेगी सल्तनत के आखिरी 2 राजवंशों तक, और आखिर में हम समझेंगे कि सल्तनत ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1320 से। खिलजियों का दौर खत्म हो चुका था और दिल्ली की गद्दी पर एक नए और बहुत ही ताकतवर वंश का उदय हो रहा था, और वो थे तुगलक। इस नए वंश की नींव रखी थी गाजी मलिक ने। उन्होंने खुसरो खान को शिकस्त दी, दिल्ली पर कब्जा किया और खुद को एक नया शाही नाम दिया, गयासुद्दीन तुगलक। और बस यहीं से तुगलक सल्तनत का आगाज हुआ। गयासुद्दीन ने भले ही सिर्फ कुछ साल राज किया, लेकिन उन्होंने अपनी एक पहचान जरूर छोड़ी। उन्होंने दिल्ली के पास मशहूर तुगलकाबाद शहर बसाया और उसका शानदार किला बनवाया। पर उनकी मौत एक बड़ी ही अजीब और रहस्यमय दुर्घटना में हो गई, जिसके बाद तख्त पर बैठा उनका बेटा जौना खान। और यहीं से दिल्ली सल्तनत के इतिहास के शायद सबसे अनोखे और सबसे विवादित शासक का दौर शुरू होता है, जौना खान। एक ऐसा सुल्तान जिसे आज भी सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। सोचिए, किसी को सबसे बुद्धिमान मूर्ख क्यों कहा जाएगा? ये नाम जौना खान को इतिहासकारों ने दिया, और ये उनकी शख्सियत पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो ऐसे आइडियाज लेकर आए जो अपने वक्त से बहुत आगे थे, लेकिन उनको लागू करने का तरीका इतना खराब था कि नतीजा हमेशा तबाही होता था। तख्त पर वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठे, और जानते हैं, उनके दौर में दिल्ली सल्तनत अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंची थी। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि काफी खुले विचारों के भी थे। वो अजमेर दरगाह जाने वाले पहले सुल्तान थे, और उन्होंने ऊंचे पदों पर लोगों को सिर्फ उनकी काबिलियत देखकर बिठाया, न कि उनके खानदान या धर्म को देखकर। लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी 5 बड़ी योजनाओं से, जो एक के बाद एक बुरी तरह फेल हुईं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए। टैक्स बढ़ा दिया, पूरी की पूरी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, और तो और सोने चांदी की जगह कांसे के सिक्के चला दिए। ये आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छे थे, पर नतीजा सल्तनत के लिए एक बड़ा डिजास्टर। तो क्या उनकी कहानी सिर्फ नाकामियों की है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने किसानों की मदद के लिए तकावी लोन जैसी योजनाएं शुरू की, और खेतीबाड़ी के लिए दीवाने को ही नाम से एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया। आर्किटेक्चर में भी उनका बड़ा योगदान रहा, जैसे दिल्ली का चौथा शहर जहांपना और बेगमपुरी मस्जिद बनवाना। मोहम्मद बिन तुगलक के उस तूफानी दौर के बाद जो सुल्तान आया, उसने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। ये दौर था शांति, सुधार और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का। ये थे फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने अपने चाचा की तरह बड़े बड़े जंग लड़ने और साम्राज्य फैलाने पर ध्यान नहीं दिया। उनका फोकस था लोगों की भलाई पर, प्रशासन को बेहतर बनाने पर। इसीलिए उनका राज स्थिरता और निर्माण के लिए जाना जाता है। उनके काम वाकई बहुत प्रभावशाली थे। जरा सोचिए, उन्होंने दीवाने खैरात नाम का एक विभाग बनाया जो गरीब लड़कियों की शादी में मदद करता था। दिल्ली में दारुल शफा नाम का एक मुफ्त अस्पताल खुलवाया, और तो और वो पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में ट्रांसलेट करवाना शुरू किया, ताकि ज्ञान का आदान प्रदान हो सके। फिरोज शाह को एक महान बिल्डर के तौर पर भी याद किया जाता है। उन्होंने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और दिल्ली के 5वें शहर फिरोजाबाद जैसे कई नए शहर बसाए। उनकी बनाई इमारतें और शहर आज भी उनकी याद दिलाते हैं। उन्होंने सल्तनत के टैक्स सिस्टम को भी पूरी तरह बदल दिया। कई तरह के टैक्स हटाकर उन्होंने कुरान के आधार पर सिर्फ 4 मुख्य टैक्स रखे: खराज, ज़कात, जजिया और खम्स। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछवाया और उस पर एक नया वाटर टैक्स भी लगाया। और एक बहुत ही खास बात, फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, जिसका नाम था फुतूहाते फिरोज शाही। इससे हमें उनके दौर और उनकी सोच के बारे में फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। पर फिरोज शाह की मौत के बाद तुगलक वंश धीरे धीरे कमजोर होने लगा।
और फिर एक बाहरी हमलावर ने दिल्ली सल्तनत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी और दिल्ली के आखिरी 2 राजवंशों के लिए मंच तैयार कर दिया। वो निर्णायक मोड़ आया 1398 में, जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। इस बर्बर हमले ने दिल्ली को तहस-नहस कर दिया और तुगलक सल्तनत की कमर तोड़कर रख दी। दिल्ली में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। इसी उथल-पुथल और बर्बादी के बीच से एक नया वंश उभरा, सैयद वंश, जिसे खिज़्र खान ने शुरू किया। हालात इतने खराब थे, सल्तनत इतनी बिखर चुकी थी कि खिज़्र खान ने खुद को सुल्तान तक नहीं कहलाया, बल्कि रैयत आला जैसी एक छोटी उपाधि से ही काम चलाया। उनका दौर काफी छोटा और कमजोर रहा। सैयदों के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे लोदी, जो दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान शासक थे। इस वंश की शुरुआत बहलोल लोदी ने की और उन्होंने सल्तनत की खोई हुई ताकत को वापस पाने की पूरी कोशिश की। इस वंश के 2 सबसे बड़े नाम हैं सिकंदर लोधी, जिन्होंने 1504 में आगरा शहर बसाया, और दूसरे थे इब्राहिम लोधी, जो सल्तनत के आखिरी सुल्तान साबित हुए। ये वही इब्राहिम लोधी थे जिनका सामना 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर की सेना से हुआ। उस एक लड़ाई में हार के साथ ही न सिर्फ लोधी वंश खत्म हुआ, बल्कि 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का भी सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो राजवंशों की ये कहानी, ये लड़ाइयाँ तो खत्म हो गईं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 320 सालों की सल्तनत ने अपने पीछे क्या छोड़ा। चलिए अब एक नजर डालते हैं सल्तनत की प्रशासनिक विरासत पर। एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य इतने सारे सुल्तानों के दौर में इतने सालों तक चला कैसे? इसका राज छिपा है उस सिस्टम में जो उन्होंने बनाया था। इस सवाल का जवाब है सल्तनत का ये एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा, जो उनकी असली ताकत थी। ये सिर्फ कुछ विभागों के नाम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम था। देखिए, बलबन ने सेना के लिए दीवाने अर्ज बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने खेती के लिए दीवाने कोही बनाया, फिरोज शाह ने दान के लिए दीवाने खैरात बनाया। ये वो संस्थाएं थीं जो साम्राज्य को असल में चला रही थीं, और यही सिस्टम आगे चलकर मुगल साम्राज्य जैसी बड़ी सल्तनतों की नींव बना। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। शासक आते हैं, चले जाते हैं, साम्राज्य बनते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम वो बनाते हैं, क्या वो वाकई कभी खत्म होते हैं, या फिर वो बस अपना रूप बदलकर किसी न किसी तरह हमेशा हमारे बीच मौजूद रहते हैं? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।